हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टेंस जिसे हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन बाकी पार्ट जिसके हमने छोड़ दिए थे, आज उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। हमने टेंस के प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा था, इंडेफिनेट जिसको कहा जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिस टेंस की हम बात करने जा रहे हैं, वो पास्ट का तीसरा पार्ट है। पार्ट जो टेंस है उस पास्ट टेंस का पार्ट नंबर थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं कि पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट कौन सा होता है, तो मैंने आपसे कहा था कि टेंस के वही 4 भाग होते हैं, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। 4 पार्ट्स ही टेंस के होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 पार्ट्स होते हैं। अब अगर उसे प्रेजेंट का बनाना है तो उसमें प्रेजेंट प्लस पार्ट का नाम जुड़ जाएगा। अगर उसे पास्ट का बनाना है तो उसमें पास्ट प्लस पार्ट का नाम जुड़ जाएगा। तो हमने पास्ट का इंडेफिनेट पढ़ा था, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, तो अब हम तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट टेंस। ये हमारा तीसरा पार्ट है, पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि यहां पर जो परफेक्ट है उसका मीनिंग होता है पूर्ण, एकदम पूरा, यानी कि एकदम से जो पूरा हो जाता है, एकदम से जो खत्म हो जाता है, यानी कि कंप्लीट, या कह सकते हैं खत्म। ठीक है, जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है, जब कोई काम पूरा हो जाता है, तो वो जो वाक्य या सेंटेंस होता है उसे हम परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। अब चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, या फिर फ्यूचर का हो। अभी हम सबसे पहले इस पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जान लेते हैं कि किस तरीके से पहचाना जाएगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, पास्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है, कार्य तो इसमें भी पूरा होगा और उसी तरीके से होगा जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ था। लेकिन क्योंकि ये पास्ट है तो कोई एक ऐसी चीज इसके अंदर रहेगी जो ये प्रदर्शित करेगी, इस बात को प्रेजेंट करेगी कि ये जो टेंस चल रहा है वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है। कोई एक ऐसा शब्द होगा जो ये बात प्रेजेंट करेगा, प्रस्तुत करेगा, प्रदर्शित करेगा कि ये जो टेंस चल रहा है ये कौन सा है, पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। यानी पहचान वही होगी। तो हमारी पहचान क्या हो जाएगी कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, ठीक है, चुका था। तो ये जो था शब्द है ये पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके अलावा तथा, या, था, ये, थी, ये, थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। ये चुका, चुकी, चुके, ये तो प्रेजेंट में भी आया था, लेकिन उसमें चुका है आया था तो है की वजह से वो प्रेजेंट का माना गया। इसमें था, थे, थी, है, ये पास्ट का मान लिया जाएगा। इसके अलावा या था, ये थी, ये थी, मैंने आपको बताते जैसे ये अंतिम वर्ण है जो बच जाता है, लास्ट लेटर है जो बच जाता है। इसके अलावा खाया था, पिया था, गया था, गई थी, आया था, आई थी, मिला था, मिली थी। तो इस तरीके का अगर है तो उसे पास्ट के परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। अब सवाल
कि सर हम कैसे पहचानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को, कि सबसे पहले हिंदी की तो बात हो गई, अब अंग्रेजी की बात करें तो परफेक्ट टेंस का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पास्ट के परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो कौन सा आता है, हैड, HAD, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, जो हमेशा किस में आएगी, परफेक्ट में, क्योंकि थर्ड फॉर्म का नाम ही क्या रखा हुआ है, परफेक्ट फॉर्म रखा हुआ है। ठीक है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसकी अंग्रेजी में पहचान हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस को चेंज किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में या फिर अंग्रेजी से हिंदी में। तो पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस बदले जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेंटेंस के बारे में, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, इसी को हम सिंपल भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल तैयार करते हैं कि इसका रूल क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इसके रूल की बात करें तो जब भी अफर्मेटिव की बात आती है तो हमेशा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हमेशा बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आ रही थी, हैड, प्लस हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बाद मेन वर्ब आती है, जिसकी इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर कुछ भी रह जाता है तो ETC यानी एटसेट्रा। ये हमारा सेंटेंस का रूल तैयार हो गया, सिंपल सा है। अब इसी सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसा भी होता है जो इस रूल के अलावा किसी और चीज की डिमांड करता है। ठीक है, होता क्या है कि इसी सेंटेंस के अंदर दो काम जब एक साथ होते हैं, जब दो काम दे दिए जाएं या दो सेंटेंस एक वाक्य में दे दिए जाएं, तो कुछ इस तरीके की बातें चलती है कि एक सेंटेंस होगा प्लस उसके बाद दूसरा सेंटेंस होगा, लेकिन वो जो दोनों सेंटेंस हैं वो या तो जुड़े हुए होंगे आफ्टर से या जुड़े हुए होंगे बिफोर से। यानी एक सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हुआ होगा, दूसरा किससे जुड़ा हुआ होगा, बिफोर से। अब दो सेंटेंस हो गए, पहला इधर और दूसरा इधर। ये किससे जुड़ा है, आफ्टर से, और ये किससे जुड़ा है, बिफोर से। अब इनमें होता क्या है कि दो सेंटेंस हो गए, पहला और दूसरा। अब एक कार्य पहले होता है और दूसरा कार्य उसके बाद। ठीक है, और जो काम पहले होता है इसका मतलब पहला वाला काम पूरा हो जाता है, तब जाकर दूसरा काम होता है। ठीक है, पहला काम पूरा हो जाए तब जाकर दूसरा काम होता है। तो यहां जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में। अब जो काम पहले हो रहा है वो काम पूरा हो जाएगा तभी तो दूसरा शुरू होगा। तो जब पहला काम ही पूरा हो रहा है तो पूरा होने का मतलब ही परफेक्ट है, कंप्लीट है, तो इसलिए इसको कंप्लीट टेंस भी कहा जाता है। तो जब काम ही कंप्लीट हो रहा है तो उसमें तो कंप्लीट टेंस लग जाएगा, लेकिन जो काम उसके बाद शुरू होता है उसमें यूज होता है पास्ट का इंडेफिनेट टेंस। कौन सा शुरू होता है, पास्ट का इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप मेरी बात को समझिए, एक बार फिर से समझिए उस बात को कि एक अकेला सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए, अकेला सेंटेंस दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे राम खाना खा चुका था, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सेंटेंस। लेकिन प्रॉब्लम कब है, जब दो सेंटेंस दे दिए जाएं और उनके बीच में बिफोर या आफ्टर आ जाए। जैसे मेरे आने से पहले राम खाना खा चुका था। अब प्रॉब्लम है, इसमें दो सेंटेंस हो गए, एक में काम करने वाला ये हो गया, दूसरे में काम करने वाला ये हो गया। एक में वर्ब ये हो गई, दूसरे में वर्ब ये हो गई। अब प्रॉब्लम है, दो सेंटेंस हो गए, लेकिन जोड़ने वाला जो शब्द है
वो इसमें है पहले, और दूसरे में क्या आ जाएगा, आफ्टर को क्या कहते हैं, बाद, तो एक में बाद से जुड़ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो काम है, पहले से पहले वाला और पहले के बाद वाला। इस तरफ एक तो हो गया ये और एक हो गया ये। अब देखना ये है कि कौन सा काम तो पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में। मेरे आने से पहले, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, मेरे आने से पहले राम खाना खा चुका था। अब बताइए कि कौन सा काम पहले हुआ, खाना खाने का या मेरे आने का। तो वो कह रहा है कि मेरे आने से पहले, यानी मैं आया ही नहीं, उससे पहले ही राम खाना खा चुका था, तो खाना खाने का काम पहले हुआ। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चुका था, चुकी थी, वो इसके अंदर है, तो ये तो काम पूरा हो गया, और जो नहीं हुआ है पूरा वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, जो पूरा हो जाएगा वो परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको बनाकर देखूं, अगर इसको मैं ट्रांसलेट करके देखता हूं, तो ये काम पहले वाला है, मेरे आने से पहले। तो मेरे आने से, मैंने आने का काम किया, तो मेरे का मतलब माय नहीं होगा, मेरे का मतलब आय होगा, क्योंकि यहां मेरे जो है वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। मेरे आने से पहले, मेरे माय कब बनता, मेरे को हम माय कब कहते हैं, जब इसके बाद कोई नाउन होता, संज्ञा होता, लेकिन संज्ञा नहीं है, तो ये क्या बनेगा, आय बनेगा। ठीक है, आय, सॉरी, अब वो कह रहा है मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले राम खाना खा चुका था। तो ध्यान दीजिए, जो काम पहले होता है वो हमेशा पहले बनेगा, और जो काम बाद में होता है वो हमेशा बाद में बनेगा। ठीक है, मेरे आने से पहले राम खाना खा चुका था। ठीक है, तो जो काम पूरा हो गया वो तो पहले बनेगा, और जो काम बाद में होता है वो बाद में बनेगा। ठीक है, राम खाना खा चुका था, पहले काम वही हो रहा है ना, तो उसको पहले बनाएंगे। उसमें कौन सा टेंस आएगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस। इसमें कौन सा आएगा, पास्ट का इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, परफेक्ट वाले को बनाएंगे, यानी कि ये वाला सूत्र लगाएंगे कि राम खाना खा चुका था, राम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, तो राम को हमने पहले लिख दिया, राम, वो मांग रहा है हैड, हमने लगाया हैड। खा चुका था, खाने की स्पेलिंग क्या होती है, ईट, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। फिर कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट भी है क्या, बिल्कुल है, खाना खाया था उसने, फूड। ठीक है, अब ये बीच में आ गया, तो हम उल्टा चल रहे हैं, तो इसको भी तो लेंगे पहले, तो पहले को कहते हैं बिफोर। बिफोर, मेरे आने से पहले, अब इसको पास्ट के इंडेफिनेट में बदलना है, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, तो मेरे का मतलब माय, तो मेरे का मतलब माय नहीं होगा, माय नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब माय तब होता जब इसके बाद में कोई भी संज्ञा होती, कोई नाउन होता। अब नाउन नहीं है, तो ये मेरे आने और मेरे आने का काम कर रहा है, तो यहां मेरे का मतलब हो गया आय। ठीक है, और आने को कहते हैं कम, कम की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी केम। ठीक है, क्या बना, राम हैड ईटन फूड बिफोर आई केम। यही इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अभी इसको हमने सिर्फ सिंपली समझा है, बाकी की बातें इसमें अभी हम एग्जाम्पल के दौरान करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन सभी के एग्जाम्पल्स की कि किस तरीके से बनते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट का हो, और एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो टेंसों का यूज किया गया हो। तो चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। अब आप यहां एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, मैंने तीनों तरीके से एक एक एग्जाम्पल लिया है। ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते, तो हमने एक एक एग्जाम्पल यहाँ तीनों का लिया है। अब आपको थोड़ा सा मेरी बात को एक बार फिर से समझना होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को तो हम क्लियरली कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसी को बना लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना होता है टेंस में या हिंदी को ट्रांसलेट करते समय, कि वर्ब हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें लिया था, लिए थे, ये तो वर्ब नहीं है, ये तो पहचान हो गई, बना लिया था एक वर्ब हो गई। भाई क्या बना लिया था,
खाना बना लिया था। किसको बना लिया था? हमको या हमारे लिए। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए। किसने बनाया? बनाने वाला कौन था? हमारे पिताजी। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम एक रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूले में रख लेते हैं। पहले कह रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पिताजी। हमारे, तो हमारे तो प्लूरल है, तो हमारे को कहेंगे आवर। ठीक है, पिताजी यानी फादर। ठीक है, आवर फादर हैड, इसमें दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हमने हैड लगा दिया। इसमें वर्ब दिया हुआ है क्या? बना लिया, बनाने को कहेंगे कुक या मेक। ठीक है, या प्रिपेयर, जो भी आप चाहो। तो मैं यहाँ प्रिपेयर का यूज कर रहा हूँ, प्रिपेयर्ड, तैयार कर लिया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब वो ऑब्जेक्ट मांग रहा है, यहाँ दो हैं, एक खाना और एक हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए हम पीछे से ही बनाते हुए चलते हैं इसको। खाने को कहेंगे फूड, तो पहला ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। आप चाहो तो पहले सजीव वाले को रख सकते हो या निर्जीव वाले को, जो आप चाहो। ठीक है, लेकिन जब भी आप निर्जीव को पहले रखते हो या सजीव को रखते हो तो सजीव से पहले टू या फोर का यूज होता है। अब हमारे लिए, लिए को कहेंगे फॉर। ठीक है, और हमारे लिए, हम खाने वाले हैं तो हमारे लिए बनेगा। ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हमारे का मतलब यहाँ अस हो गया। हमारे यहाँ तो क्या है? संबंधवाचक, पॉजेसिव है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, ये संबंधवाचक न होकर कर्मवाचक है। क्यों है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ तो संबंधवाचक और यहाँ पॉजेसिव न होकर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए हमारे के बाद नाउन है पिता। क्या है? नाउन है, तो ये पॉजेसिव हो गया। यहाँ हमारे के बाद नाउन नहीं है तो हमारे सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हम सब्जेक्ट होता है, हमारे नहीं होता। तो ये फिर क्या कहलाएगा? क्या बचेगा फिर? ऑब्जेक्ट। तीन ही तो होते हैं, सब्जेक्ट, पॉजेसिव यानी कि संबंध, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो ये तो कर्म हो गया, कर्ता ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे नहीं होकर कर्ता क्या होता है? हम होता है। हमारे खाना खा रहे हैं ऐसे थोड़ी बोलेंगे, हम खाना खा रहे हैं इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये अस हो जाएगा और यहाँ पर क्या लगेगा? फुल स्टॉप। आवर फादर हैड प्रिपेयर्ड फूड फॉर अस। ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं आप, फॉर अस को पहले ले सकते हैं। आवर फादर हैड प्रिपेयर्ड फॉर अस फूड, इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि मेरी बात को आपको एक बार फिर से समझना होगा। हम इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या वर्ड दिया हुआ है? पहले। और इसमें क्या वर्ड दिया हुआ है? बाद में। ठीक है, इसमें पहले और इसमें बाद। आपको क्या ध्यान रखना है कि ये उल्टा होता है। पहले शब्द जिसमें आ जाता है यानी बिफोर जिसमें आएगा, उसमें बाद वाला सेंटेंस पहले बनता है, और आफ्टर वाले में पहले वाला सेंटेंस कहां बनता है? पहले वाला सेंटेंस कहां बनता है? बाद में। ठीक है, हमेशा बाद वाला सेंटेंस कहां बनेगा? पहले। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बाद वाला सेंटेंस पहले रखना है। अब चाहे वो बिफोर का हो, चाहे फिर किसका हो, आफ्टर का। ठीक है, आपको इस बात से ध्यान रखना है कि पहले आ जाता है तो बाद वाला सेंटेंस आप कहां बनाओगे? पहले बनाओगे। ठीक है, और बाद भी आ जाता है तो भी बाद वाला सेंटेंस आप कहां बनाओगे? पहले बनाओगे। और पहले वाला कहां बनाओगे? बाद में। दोनों में पहले वाला बाद में बनेगा और बाद वाला पहले बनेगा। लेकिन एक अंतर दोनों में आ जाता है, अगर सेंटेंस हम बिफोर से जोड़ रहे हैं तो बिफोर के पहले वाले सेंटेंस में आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी जिसे हम पहले लिखेंगे उसमें तो लगेगी हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और जिसे बाद में बनाएंगे उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकेंड फॉर्म। ठीक है, यानी ये जैसे सेंटेंस हमारा है, ये किससे जोड़ दिया हमने? बिफोर से जोड़ दिया दूसरे सेंटेंस को। अब ये जो पहले वाला सेंटेंस है इसमें तो आएगा हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेकिन इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी तरीके से जब हम सेंटेंस को किससे जोड़ेंगे? आफ्टर से, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें बाद में सेकेंड फॉर्म है, इसमें कहां आएगी? पहले। और इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले है, इसमें कहां आएगी? हेड प्लस थर्ड फॉर्म आफ्टर के बाद में।
उल्टा हो जाता है, क्योंकि बिफोर भी आफ्टर एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं दूसरे वाले एग्जाम्पल की। इस वाले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, यहां बाद वाले को पहले बनाना है, और आप ये देख लीजिए कि दोनों में से कौन सा काम है जो पूरा हो गया। पहले काम कौन सा पूरा हुआ, मैं घर चला गया था, ये काम पूरा हो गया। मोहन के बोलने से पहले, वो बोला भी नहीं, उससे पहले मैं कहां चला गया था, घर, तो ये काम पहले हुआ। इसको इधर लाइए और इसको कौन से टेंस में बनाना है, परफेक्ट में। मैं घर चला गया था, आई हैड, मैं तो करता हो गया, हैड वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब चला गया की थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैड गॉन, चाहो तो आई आप लिख सकते हो लेफ्ट, लिव लेफ्ट, लेफ्ट छोड़ गया था, लिव लेफ्ट, लेफ्ट, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैड गॉन, ठीक है, कहां चला गया था, घर, ऑब्जेक्ट, टू होम। ठीक है, अब आप क्या लगाओगे, बिफोर लगाओगे, क्योंकि ये बिफोर वाला है, पहले वाला बिफोर लगाया। इसको किस में बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो बनाइए इसको, तो मोहन, ठीक है, और बोलने को क्या कहेंगे, स्पीक की सेकंड फॉर्म बनेगी स्पोक। ठीक है, बस और कुछ बचा नहीं है, इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या बना, आई हैड लेफ्ट टू होम बिफोर मोहन स्पोक। मोहन के बोलने से पहले मैं कहां चला गया था, घर चला गया था। अब बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की, कि माता के कपड़े धोने के बाद मैं स्कूल गया। कौन सा काम था जो पहले हुआ, माता के कपड़े धोने के बाद मैं स्कूल गया। तो कपड़े धोने का काम पहले हुआ था, क्योंकि उसके बाद ही तो स्कूल गया। ये तो बनेगा जिसमें काम पूरा हो जाए, उसमें तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी, यानी पास्ट परफेक्ट, और फिर बचे हुए में क्या लगाना, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन हमेशा बाद वाला सेंटेंस पहले बनता है, तो इसको पहले लाएंगे। मैं स्कूल गया, आई गो की थर्ड सेकंड फॉर्म होती है वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब आप पूछोगे सर आपने वेंट क्यों लगाया, क्योंकि ये हमें पास्ट के इंडेफिनेट में बनाना है, यानी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है। अच्छा, इसमें बीच में क्या आ रहा है, बाद, बाद को हम क्या कहेंगे, आफ्टर, बाद को क्या कहेंगे, आफ्टर। ठीक है, अब इसको परफेक्ट में, माता के कपड़े धोने, माता के कपड़े धोने के बाद, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर मदर हैड वॉश्ड, क्या धोने के बाद, क्लॉथ्स। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर मदर हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, तो आप देखिए हमेशा बाद वाले सेंटेंस को पहले रखा गया, इसमें घर चलने को पहले रखा गया, इसमें स्कूल को पहले रखा गया, स्कूल वाले सेंटेंस को। जो काम पूरा हो रहा है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जो काम पूरा नहीं हो रहा, जो काम अधूरा है या बाद में होता है, उसमें इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। तो ये आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जो डिटेलिंग थी वो आपके सामने है। अब हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से इसको पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर किस तरीके से हमसे पूछा जाता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से हमको टेंस पूछा जाता है। यहां हमने कुछ बातें लिखी हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस की डिमांड करती हैं, जो हमसे कॉम्पिटिटिव लेवल में या फिर करेक्ट फॉर्म में पूछा जाता है या बोर्ड लेवल पे हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए वो कह रहा है कि जब दो कार्य हों, कितने कार्य हों, दो, परंतु पहला कार्य पूरा हो गया हो, पहला वाला काम क्या हो गया हो, कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म या हैज है प्लस थर्ड फॉर्म हो, नहीं, बल्कि वो फुल स्टॉप, उसमें क्या लगा हुआ हो, फुल स्टॉप, खत्म हो गया। जब दो कार्य हो परंतु पहला कार्य पूरा हो गया हो, तो उसमें अब उसके अंदर चाहे वो बाद में, बाद से मतलब चाहे तो वो सेंटेंस बाद में हो जिसमें ब्लैंक दिया हुआ है, जिसमें खाली जगह दी हुई, चाहे वो कहां हो, पहले हो, तो उसमें हैज, हैव या हैड, अब हैज हैव तो प्रेजेंट का हो गया, या हैड जो पास्ट का है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर आप हैज हैव का भी यूज करवा रहे हो, हैड का भी, तो ऐसे कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हुआ और ये सेंटेंस हो गया पूरा, फुल स्टॉप लग गया तो पूरा हो गया, और दूसरे वाले में आ गया ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान, तो
हैज, हैव या हेड, कौन सा लगाएं? तो हैज हैव तो एक साथ होता है जो प्रेजेंट का, हेड क्या है? पास्ट का। अब अगर मान लीजिए इसमें कोई ऐसी चीज है जो प्रेजेंट से संबंधित है, चाहे वो इजेमार हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे डूडज हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जो प्रेजेंट से संबंधित है, तो इसमें हमें हैज या हैव में से एक लगाना है। और अगर इसमें कोई पास्ट से संबंधित चीज है, चाहे वो वाजवर हो या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो इसमें हमें हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। अब बात समझ में आ गई? आपको जो वाक्य पूरा हो गया जिसमें खाली जगह नहीं है, उसके अलावा जो दूसरा वाक्य, उसमें देखना है कि कौन से टेंस से संबंधित चीज उसके अंदर है। अगर वो प्रेजेंट का है तो इसमें हैज हैव आएगा, अगर वो पास्ट का है तो इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? नेक्स्ट जो हमने अभी समझा था कि यदि वाक्य के मध्य में बिफोर हो, वाक्य के मध्य में क्या हो? बिफोर हो। यदि वाक्य के मध्य में बिफोर हो तथा बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो, तो इस तरीके की बात हो गई। ये हो गया सेंटेंस, ये हो गया बिफोर, और ये इसके बाद। वो कह रहा है कि वाक्य के मध्य में, दोनों वाक्यों के मध्य में क्या हो गया? बिफोर हो, तथा बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो। इससे पहले यहां क्या हो? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बिफोर के बाद वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहां कौन सी फॉर्म का करना है? सेकंड का। अब अगर वो दोनों तरफ ब्लैंक दे देता है बिफोर के, तो इस तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, इस तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वो एक तरफ देता है, अगर इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी, उधर खाली जगह है तो उसमें सेकंड फॉर्म, अगर इधर सेकंड फॉर्म दे दी, इधर खाली जगह है तो इधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट तीसरा क्या कहता है? जब वाक्य के मध्य में आफ्टर हो, वाक्य के मध्य में क्या हो? आफ्टर। ये सेंटेंस एक हो गया, ये हो गया आफ्टर, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। जब वाक्य के मध्य में आफ्टर हो तथा उससे पहले सेकंड फॉर्म हो, इधर सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ यानी कि आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, यानी इस वाले में क्या आ जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? अब उधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे देता है, इधर सेकंड फॉर्म भर दो, इधर सेकंड फॉर्म है, उधर हेड प्लस थर्ड फॉर्म भर दो। दोनों तरफ ब्लैंक है तो आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म आती है और बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? तो इस तरीके से हमसे बोर्ड लेवल पे पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म का यूज करना पास्ट परफेक्ट के लेवल पे। ठीक है? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। एग्जाम्पल्स आपको इसके किसी भी पासबुक के अंदर मिल जाएंगे, किसी भी हेल्प बुक या गाइड बुक के अंदर आपको इसके मिल जाएंगे।